Hello everyone, welcome to my class. In this lecture we will discuss about the radiation exposure. रेडिएशन एक्सपोजर को और उसके जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे एंड प्लस हमारी जो डिस्कशन एंड होगी वो एक एग्जांपल पे होगी कि हम रेडिएशन एक्सपोजर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो व्हाट इज़ रेडिएशन एक्सपोजर? बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो एब्जॉर्ब डोज है वो एब्जॉर्ब डोज क्या चीज़ बता रही होती है कि हाउ मच एनर्जी इज़ डिलीवर्ड, कौन सा मीडियम है, कौन सा सब्जेक्ट है, किस चीज़ पे रेडिएशन हिट कर रहे हैं, इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है. जस्ट उसने कितनी एनर्जी डिलीवर की तो वो जो है ना हमारा एब्जॉर्ब डोज कहलाता है. अब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से एक पे और दूसरे पे हमने एनर्जी तो सेम फॉल करवा दी, लेकिन एक में नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकते हैं, दूसरे में नंबर ऑफ आयंस कम प्रोड्यूस हो सकते हैं. सो देर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस. ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को मेजर करने के लिए भी हमारे पास कोई ना कोई क्वांटिटी होनी चाहिए कि जो उसको मेजर कर सके ना. सो इन दिस वे we have another quantity that is termed as radiation exposure. और दूसरी बात ये कि वो सिर्फ और सिर्फ उस मीडियम पे ही डिपेंड नहीं करती, वो टाइप ऑफ रेडिएशन कौन सा आ रहा है उस पर भी डिपेंड कर रही होती है. अगर सेम एनर्जी एक लो लेट पार्टिकल और दूसरा हाई लेट पार्टिकल एनर्जी सेम डिलीवर करें लेकिन पार्टिकल की टाइप अलग अलग है तो उससे भी क्या होता है कि हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं वो डिफरेंट मिलते हैं. तो वो रिजल्ट जब डिफरेंट मिलते हैं तो रिजल्ट मिलना क्या होता है, रिजल्ट मिलना होता है प्रोडक्शन ऑफ आइंस. आइन प्रोड्यूस होते हैं, चार्ज प्रोड्यूस होती है, तो वो चार्ज प्रोड्यूस होने वाली क्वांटिटी को भी हमने डिस्कस करना है. सो दिस क्वांटिटी इज नेम्ड एज रेडिएशन एक्सपोजर विच इज़ डिफाइनिंग व्हाट, जो कि डिफाइन कर रही होती है कि अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस्ड इन एब्जॉर्बिंग मीडियम पर यूनिट ऑफ इट्स मास. जो भी एब्जॉर्बिंग मीडियम है उसमें कितने चार्ज प्रोड्यूस हो रही है डिवाइडेड बाय इट्स मास, दिस क्वांटिटी इज नोन एज रेडिएशन एक्सपोजर. तो रेडिएशन एक्सपोजर को हम इक्वेशन फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, चार्ज प्रोड्यूस्ड अपॉन मास ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम. एंड this radiation exposure is specifically used for the production of charge by X rays and gamma rays in air. हर मीडियम के लिए हम इसको स्टडी नहीं करते, बाद में दोनों का कंपैरिजन मतलब कोई से भी पार्टिकल लेके फिर इनके साथ कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन दिस क्वांटिटी इज स्पेसिफिक टू द एक्स रेज एंड गैमा रेज. एक्स रेज और गैमा रेज के लिए और इसको स्टडी भी एयर में किया जाता है. बाकी दूसरे फैक्टर्स को देखते हुए फिर हम उनके लिए भी ये मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन उनकी मेजरमेंट की नहीं जाती बेसिकली. जैसा कि हम कहेंगे वाटर है तो वाटर की डेंसिटी देखना पड़ेगी, उसके जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देख के हम ये डिसाइड करेंगे कि इसमें रेडिएशन एक्सपोजर किस लेवल का हो सकता है, बट वी विल नॉट मेजर इन इट, वी आर मेजरिंग इट इन एयर विद द हेल्प ऑफ एक्स एंड गामा रेज. सो इसका यूनिट जो कॉमनली यूज़ होता है उसे कहा जाता है एक्स यूनिट, एक्सपोजर यूनिट. तो एक्सपोजर यूनिट क्या होता है? whenever 1 coulomb charge is produced in 1 kilogram of air at standard conditions na, तो in that condition, in that sense we will get 1 exposure unit. तो उस वक्त हम 1 exposure unit कहेंगे जब 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस हो जाए 1 किलोग्राम ऑफ एयर के अंदर. ठीक है जी. तो इस कंडीशन में अगर हम ये देखें कि जो ये 1 किलोग्राम हमारे पास एयर है उसके अंदर 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस हो रही है, तो 1 कूलम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 कूलम के अंदर कितने कितने आयन होंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू पावर -99, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि
6.25 इंटू 10⁻18। तो ये वही क्वांटिटी है, एक को आप इससे डिवाइड करेंगे, ये 6.25 इंटू 10⁻18 आयन मिलेंगे। तो एक आयन को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी एनर्जी एयर में चाहिए? 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ऐसा नहीं है कि एक आयन इतनी एनर्जी के इक्वल है, नहीं, एक आयन को प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए। तो हमने ये चीज़ लिखी हुई है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर आयन, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब ये डायमेंशनली आगे जब हम चलेंगे तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं रहेगी, इस वजह से हम इक्वल की साइन हटा देते हैं। तो मैंने ये साइन लगा दी, 1 कूलम इक्वल टू जो हमने 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है आयन की जगह पे, तो वो यहाँ पे 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बाकी सारे का सारा सेम है। और ये 1.6 इंटू 10⁻, नहीं है, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻−19 है। तो जैसा कि हमें पता है कि 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे ये हम वैल्यू प्लेस कर देंगे। जब हम ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस करते हैं तो ये वैल्यू इधर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको कैंसिल कर देगा, बाकी सिर्फ और सिर्फ 34 जूल बचेंगे। तो अब हम यही चीज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। जब हमने ये सब्सटीट्यूट कर दी इस इक्वेशन के अंदर, 1 कूलम में कूलम की जगह पे हमने 34 जूल, मतलब जब हम 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करवाएंगे, क्योंकि ये डायमेंशनली मैंने आपको बताया कि करेक्ट नहीं बच रहा, ये वेरीफाई नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर जो है ना हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो 34 जूल जो है इतनी एनर्जी मतलब उस सिस्टम को डिलीवर हो रही है। तो 1 किलोग्राम ऑफ एयर है, 34 सेम रहेगा, जूल पर किलोग्राम वो ग्रे के बराबर हो जाएगा। तो एक एक्सपोजर यूनिट का मतलब है कि 34 ग्रे इन एयर। जब भी 34 ग्रे एयर को हम एनर्जी डोज दे रहे होंगे, नॉट एनर्जी, ये डोज इतनी डिलीवर कर रहे होंगे, तो इसका मकसद है कि वो 1 एक्सपोजर यूनिट के इक्वल बनता है। ठीक है जी। सो 1 एक्सपोजर यूनिट इक्वल टू दिस। सपोज कर लेते हैं, अब मैं कह रहा हूँ कि हमने ह्यूमन बॉडी को जो है ना 68 ग्रे जो है वो हमने प्रोवाइड किए, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज़ इक्विवेलेंट, नॉट इक्वल, इट इज़ इक्विवेलेंट टू दी 2 एक्स रेडिएशन एक्सपोजर इन एयर। ये किसके इक्वल जाके बनता है कि हमने 68 जब किसी को जो ग्रे ऑफ डोज है वो दे दी, तो इसका मकसद है ये इतने एक्सपोजर एयर के इक्विवेलेंट बनता है। ठीक है। सो दिस इज़ द वे टू कंपेयर। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते थे, जैसा कि हमने डिफाइन किया कि एक्सपोजर यूनिट जो है ना वो क्या है कि whenever 1 coulomb charge is produced in 1 kilogram of air, this is 1 exposure unit। तो अब हमने उसको कंपेयर कर लिया कि ग्रे के कितने इक्वल बनता है। And before SI system there was another unit which was used for the measurement of exposure, उसको कहा जाता है कि वो रोंजन है, रोंजन विलियम के रोंजन के नाम से जो है ना मंसूब है ये यूनिट रोंजन। आर से हम उसको सिंबलाइज करते हैं। तो वो उसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं? बेसिकली पहले सारे यूनिट्स जो हैं वो CGS में डिफ़ाइन किए जाते थे, तो अभी भी डिफ़ाइन किए जा सकते हैं, लेकिन पहले ये ट्रेंड ज़्यादा था। जब से SI सिस्टम आया तो सारे यूनिट को पहले SI में कन्वर्ट किया जाता है, डिफ़ाइन किया जाता है, देन हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में उसको डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे उसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं? 1 स्टैटिक कूलम चार्ज produced in 1 cubic centimeter of air at STP। स्टैंडर्ड कंडीशंस में जब 1 स्टैटिक कूलम चार्ज प्रोड्यूस हो जाए 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एयर के अंदर, मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे एक क्यूब बताने का मकसद है उसका मास बताना। ये ट्रेंड है, ये वे है एक उस चीज़ को डिफाइन करने का, अदरवाइज इसका इनडायरेक्टली मकसद मास को बताना ही है। जैसा कि आपको पता है कि बर्फ़ की डेंसिटी जो है वो लेट्स से आइस की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर केजी, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास आइस है और हाफ क्यूबिक मीटर है,
तो आप कहेंगे कि उसका मास इनडायरेक्टली आप बता रहे हो कि 500 किलोग्राम है। तो इन दिस वे वी आर एक्चुअली डिफाइनिंग द मास। तो रंजन को कैसे डिफाइन किया, 1 स्टैटिक कूलम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एयर। अब 1 स्टैटिक कूलम जिसे आप जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, या उसे फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 3.3564 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, ये इसके इक्वल होता है। जब ये इसके इक्वल है तो हमें पता है, हमने ऊपर यहाँ पे स्टडी किया है कि 1 कूलम जो है ये कब आयन प्रोड्यूस होंगे, ये तब प्रोड्यूस होंगे जब इतनी एनर्जी मिलेगी। तो इसका मकसद है उसकी जगह पे 1 कूलम की जगह पे वही मैं 34 जूल जो है सब्सटीट्यूट कर देता हूँ ना, हमारे पास 1 स्टैटिक कूलम इसके इक्वल आ गया। अब हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ एयर की डेंसिटी एसटीपी पे कितनी है, 1.293 इंटू 10⁻³ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसका मकसद है, एक क्यूबिक सेंटीमीटर का बताने का मकसद है कि मास ऑफ एयर इतना है। एक, अगर आपको क्या बताया जा रहा है, एक क्यूबिक सेंटीमीटर बताया जा रहा है, तो इसका मकसद है एक क्यूबिक सेंटीमीटर में उतना ही मास होगा जितनी की डेंसिटी है। तो ये उसका मास हो गया, जिसको किलोग्राम में हम लिखेंगे इस तरह से। अब यही चीज़ आप क्या करें कि इसमें सब्सटीट्यूट कर दें। सो आई हैव टू, ओके, सॉरी फॉर दैट, के ओके। सो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये हमारे पास जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इतने मास को, 1 स्टैटिक कूलम रिप्रेजेंट कर रहा है इतनी एनर्जी को। तो हमने उस एनर्जी को डिवाइड कर दिया उस मास के साथ, तो हमारे पास ये रिजल्ट मिल गया 0.00877 ग्रे और 0.877 रेड, क्योंकि रेड इज़ ऑल्सो अ यूनिट, रेड भी तो यूनिट है ना। सो ये आप जो है ना इस तरह से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि एक ग्रे के अंदर 100 रेड होते हैं, तो उसी हिसाब से हमने इसको कन्वर्ट किया है इस तरह से। ओके जी, सो मूविंग अहेड, हमारे पास दो चीज़ें मिल गई। हमने एक्सपोजर यूनिट पढ़ा है कि वो 34 ग्रे के इक्वल है, और हमने दूसरी चीज़ क्या पढ़ी है, हमने दूसरी चीज़ ये पढ़ी है कि एक रंजन इक्वल है इसके। ठीक है, सो अब इन दोनों इस इक्वेशन को मैं इसके साथ डिवाइड कर देता हूँ। जब डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट ये मिल रहा है कि एक्सपोजर यूनिट डिवाइडेड बाय रंजन यूनिट इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस। तो ये आ गई जी चीज़ आपके पास, एक्सपोजर यूनिट इक्वल टू 3876 रंजन। एक एक्सपोजर यूनिट कितने के बराबर है, कितने रंजन के बराबर है, 3876 रंजन के इक्वल है। तो रंजन अगर आपको डिटरमाइन करना है किसकी इक्वल है, रंजन इक्वल टू दिस वन 2.58 इंटू 10⁻⁴ एक्सपोजर यूनिट, या आप उसे कह लें किलोग्राम कूलम पर किलोग्राम इन एयर। तो ये डेफिनेशन हम कॉमनली यूज़ करते हैं रंजन की। रंजन की जो ऊपर डेफिनेशन बताई वो हम कम ही यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं कि 1 रंजन इज़ दी production of 2.58 into 10⁻⁴ coulomb charge in 1 kilogram of air by X-ray और gamma rays। X-rays और gamma rays जब भी इतने आयन प्रोड्यूस कर दें 1 किलोग्राम ऑफ एयर के अंदर, तो उसको हम एक रंजन कहते हैं। ठीक है जी माफ़ कीजिएगा। तो ये हमारे पास एक रंजन है। सो दीज आर दी टू डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द एक्सपोजर जो कि हम स्टडी करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हेल्थ फिजिक्स मेजरमेंट्स ऑफ एक्स रेज एंड गैमा रेज फील्ड्स आर यूजुअली मेड इन यूनिट्स ऑफ मिली रंजन पर आवर। तो जो रेडिएशन की स्ट्रेंथ को हम मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं, मिली रंजन्स पर आवर में, कि कितने मिली रंजन जो एक्सपोजर है वो 1 घंटे के अंदर हो रहा है। क्योंकि रंजन इज़ अ बिगर यूनिट, रंजन बड़ा यूनिट है, रंजन भी बड़ा यूनिट है, छोटा यूनिट नहीं है। सो
If health physicist finds a gamma ray field of 1 milliroentgen per hour, what is the corresponding exposure expressed in SI units? अगर फील्ड है 1 मिलीरोंजन पर आवर, तो आप ये बताएं कि उसकी एसआई सिस्टम के अंदर, एसआई यूनिट्स के अंदर उस फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी बनेगी। सिर्फ आपको ऐसे कह लें कि कन्वर्जन ही करनी है, ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना, कन्वर्जन करनी है। तो कन्वर्जन करनी है तो हमें ये चीज़ इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 1 मिली रोंजन को हम लिख सकते हैं 10⁻³ रोंजन, और रोंजन हमने अभी अभी पढ़ा ऊपर के एक रोंजन बराबर होता है 2.5 इंटू 10⁻⁻4। ये -7 लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है कि ये 3 भी उसके साथ मल्टीप्लाई ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो ये एक रोंजन होता है 2.5 इंटू 10⁻⁻4, और ये -3 -7 हो गए, तो ये हमारे पास 1 मिली रोंजन आ गया। अब 1 मिली रोंजन ये आ गया, तो हम 1 मिली रोंजन पर आवर डिवाइड करना है बस आवर के साथ दोनों साइड पे। जब दोनों साइड पे आवर के साथ डिवाइड करेंगे, इधर भी आवर से डिवाइड किया, इधर भी आवर से डिवाइड किया, तो 1 मिली रोंजन पर आवर इक्वल टू 0 पॉइंट, देखिए यहाँ पे 2.58 इंटू 10⁻⁻7 है। डेसिमल पॉइंट को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.258 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर के जी इंटू आवर। तो ये बराबर बनता है 0.258 माइक्रो कूलम पर के जी पर आवर, या पर के जी इंटू आवर आप कह लें। सो दिस इज़ दी रेडिएशन एक्सपोजर। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई, आप वंस इस चीज़ को रिपीट कर लें। अगर रिपीट करने से भी किसी भी चीज़ में आपके पास कोई कन्फ्यूजन बच रही है, सो लेट मी नो। आप मुझे जो है कमेंट के अंदर बताएं कि आपको कौन सी चीज़ समझ नहीं आई। आई विल एक्सप्लेन इन द कमेंट्स और मेक अनदर वीडियो। सो डू लाइक द वीडियो and stay tuned at the Smart Physicist for further videos of the subject. Bye bye.